कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रतिदिन हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों रानी कर्णावती, और कई जगह लिखा होता है रानी कर्मावती, इनकी वीर गाथा और इनका जो प्रारंभिक जीवन था वो किस प्रकार संघर्षशील रहता है और किस प्रकार फिर वो राजस्थान प्लस भारत की इतनी बहादुरी वीरांगना बनती है। इन सभी मुद्दों पर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। किस प्रकार इन्होंने अपने विद्रोहियों को धूल चटा दी थी और रानी कर्मावती के साथ ही जो भाई बहन का संबंध है, रक्षाबंधन, रानी कर्मावती के साथ ही कैसे शुरू होता है और रानी कर्मावती का इतिहास, वीरगाथा, वीरांगना अन्य रानियों की तुलना में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इन सभी मुद्दों पर इस वीडियो में आपके साथ जिक्र किया जाएगा। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट कर लें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर आखिरी तक, ताकि रानी कर्मावती के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप सुन पाएं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। रानी कर्मावती कई जगह लिखा होता है दोस्तों रानी कर्णावती, दोनों का मतलब एक है, लिखने का तरीका अलग अलग राइटरों ने अलग अलग लिखा है। रानी कर्मावती, भारत की रानी कर्मावती एक राजकुमारी और राजकुमारी शासकीय थी। मतलब दोस्तों कहने का मतलब है भारत की रानी जो कर्मावती थी वो एक राजकुमारी के रूप में थी, और जिसका बाद में विवाह हो जाता है, और विवाह होने के बाद राजा की मृत्यु हो जाती है, और राजा की मृत्यु के बाद वो क्या करती है, शासिका बनती है। उनका विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के साथ हुआ था। राणा सांगा दोस्तों आपको पता है, जिनको मेवाड़ में काफ़ी अच्छी छवि थी, जिनकी संग्राम सिंह के नाम से जिनको जानते थे। 1508 से लेकर 1528 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। उसके बाद बाबर के साथ युद्ध करते हुए इनके साथियों के द्वारा राणा सांगा को विष दे दिया जाता है, जिनके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो बागडोर है वो रानी कर्मावती के हाथ में आती है। अगले दो राणाओं, इनके जो बेटे थे रानी कर्मावती के, वो थे राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह की ये माँ थी, और महाराणा प्रताप की ये दादी थी रानी कर्मावती। इन्होंने 1527 से लेकर 1533 तक अपने पुत्रों के अल्पावास के दौरान संरक्षिका के रूप में कार्य किया था। जब विक्रमादित्य और उदय सिंह छोटे थे तो उस टाइम उनकी संरक्षिका के रूप में रानी कर्मावती ने बागडोर अपने हाथ में ली थी। वह अपने पिता की तरह ही उग्रवादी थे, और उन्होंने ही एक छोटी सी सेना के साथ चित्तौड़ की रक्षा की, जब तक कि उन्हें अनिवार्य रूप से गुजरात सेना के हाथों में गिरवी नहीं मिली, जिसका नेतृत्व गुजरात के बहादुर शाह ने किया था। उन्होंने इनकार कर दिया और अपने सामान की रक्षा के लिए जोहर कर लिया। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब 1528 ईस्वी में राणा सांगा की मृत्यु मतलब विष दे दिया जाता है, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है सॉरी, उसके बाद 1528 में मृत्यु होने के बाद 1533 तक ये जो बागडोर है वो रानी कर्मावती के हाथ में आ जाती है। लेकिन जो रानी कर्मावती के दोनों बेटे थे संग्राम सिंह के, राणा सांगा के, विक्रमादित्य और उदय सिंह, वो अल्पायु में थे, इसलिए संरक्षिका के रूप में रानी कर्मावती ने बागडोर अपने हाथ में ली थी। उधर गुजरात का शासक था बहादुर शाह, वो लगातार रानी कर्मावती पर अटैक कर रहा था, आक्रमण कर रहा था। पहली बार जब वो आक्रमण करता है तो पहली बार आक्रमण करने के साथ ही पहली बार आक्रमण करता है तो रानी कर्मावती क्या करती है, जो रणथंभौर का दुर्ग था उस टाइम राणा सांगा के अंडर में आता था, तो वो बहादुर शाह को दे दिया जाता है और बहादुर शाह वापस चला जाता है। उसके बाद फिर अटैक करता है रानी कर्मावती को, और ये सूचना मिलती है। उससे पहले ही रानी कर्मावती क्या करती है, हुमायूं को एक प्रस्ताव भेजती है, और किस प्रकार प्रस्ताव हुमायूं उसको पास कर लेता है ये देखते हैं। तो इससे पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1526 में बाबर के द्वारा दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने के बाद मेवाड़ के राणावत सिंह मतलब या राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने के लिए राजपूत राजा के एक संघ का नेतृत्व किया। शुरुआत में राणा मुगल सेना के दावे के साथ पीछे हटने में सफल रहे, लेकिन खानवा की लड़ाई में बाबर की बेहतर रणनीति, तोपों और तोपखाने के कारण वह हार गया था। मतलब शुरुआत में बाबर और सांगा की लड़ाई होती है। खानवा के युद्ध में आप सब जानते होंगे, खानवा के युद्ध के अंदर राणा सांगा को उसके सेनापतियों के द्वारा ही जहर दे दिया जाता है, और विष देने के कारण उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। रानी कर्मावती ने अपने बड़े बेटे विक्रमादित्य, जो कि एक तानाशाह शासक था, उसका नाम पर शासन किया। इसी बीच गुजरात के बहादुर शाह मेवाड़ पर दूसरी बार आक्रमण हुआ, जिससे में सबसे पहले विक्रमादित्य की हार हुई थी। रानी के लिए बड़ी चिंता का विषय था। दूसरी बार जब आक्रमण करने आता है बहादुर शाह, तो विक्रमादित्य की हार हो जाती है। विक्रमादित्य अल्पायु का था उस टाइम, और रानी कर्मावती ये भी नहीं चाहती थी कि बेटे जो है वो इस प्रकार बड़े सेना का नेतृत्व कर पाए।
विरोधी सरदार विक्रमादित्य के लिए लड़ाई की तैयारी नहीं थी। सिसोदिया के इतिहास में निश्चित रूप से एक और धब्बा होगा। रानी कर्मावती ने सरदारों को सिसोदिया के सामान की खातिर आगे आने के लिए लिखा। सरदार और विक्रमादित्य के लिए नहीं तो मेवाड़ के लिए लड़ने के लिए साहस में सक्षम होना पड़ा। उनकी एकमात्र शर्त यह थी कि विक्रमादित्य और उदय सिंह को अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए युद्ध के दौरान गिरा दिया जाएगा। और कुछ बाद ही अपरिष्कृत किंवदंतियों में कहा गया है कि रानी ने मुगल सम्राट हुमायूं को भी दस्तावेज, जिनमें वे उन्हें भाई कहा गया था, ऐसा दस्तावेज भेजा गया था। मतलब दोस्तों ये बात थी कि जो सिसोदिया वंश के कुछ व्यक्ति थे वो भी उनके साथ नहीं थे, इसलिए रानी ने अलग अलग पत्र लिखा उनको कि मेवाड़ के लिए आप लड़िए। बहादुर शाह दूसरी बार आक्रमण करने आया। विक्रमादित्य की पहली बार उसमें हार हो जाती है, पहली बार उसको रणथंभौर का दुर्ग दे दिया जाता है, और दूसरी बार जब वो अटैक करने के लिए आता है तो रानी कर्मावती एक दस्तावेज मुगल सम्राट हुमायूं को भेजती है। हुमायूं उस टाइम अपने संघर्षशील जीवन में था उनका, लेकिन किस प्रकार हुमायूं ने जो रानी कर्मावती ने दस्तावेज भेजा था उसको स्वीकार कर लिया। रानी कर्मावती ने अपने पुत्रों को दुकानदारी के लिए राजी कर लिया और वह अपनी नौकरानी बन गई। पन्ना धाय उनके साथ जाने और उनकी अच्छी देखभाल करने के लिए कहा। पन्ना अनचुक था, लेकिन उसने रानी की इच्छा पूरी कर दी। सिसोदिया ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उनकी संख्या कम थी और युद्ध हार गए थे। बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ में प्रवेश किया और उन्हें दूसरी बार लूटा। पहली बार रणथंभौर का दुर्ग देखकर उनको वापिस टाल मटोल कर दिया था, मतलब भेज दिया था, छोटी मोटी संधि कर ली थी, लेकिन बहादुर शाह दूसरी बार फिर आ जाता है 1534 में आक्रमण करने के लिए। 1533 में एक दस्तावेज भेजा जाता है रानी कर्मावती के द्वारा हुमायूं को। हुमायूं सभी को पीछे छोड़ रहा था, बहुत ज्यादा संघर्षशील था। पता नहीं रानी कर्मावती के दस्तावेज को किस प्रकार हुमायूं ने स्वीकार किया। अपने मन में, अपने जिगर के अंदर किस प्रकार रानी के वर्चस्व, उसकी ईमानदारी और उसके संघर्षशील जीवन को देखते हुए हुमायूं ने वो दस्तावेज स्वीकार किया और रानी कर्मावती ने हुमायूं को अपना मुंह बोला भाई बना। और यह एक कहानी है जो रक्षाबंधन के साथ जुड़ती है कि किस प्रकार हुमायूं को राखी भेजी गई और राखी के बाद हुमायूं अपनी बहन की रक्षा करने के लिए भी आया, लेकिन उससे पहले जो थी रानी कर्मावती जौहर कर चुकी थी। ऐसा महसूस हुआ कि 8 मार्च 1534 को कर्णावती और दरबार की उन्हें कुलीन महलों की हार हुई और जौहर आत्मदाह कर लिया, जबकि सभी पुरुष भगवा भवन में मृत्यु से लड़ने के लिए निकल पड़े। और इस तरह का साका जो अंजाम दिया, ये चित्तौड़गढ़ के 3 जौहरियों को दूसरे जौहरी का अवसर मिला। मतलब दोस्तों कि 8 मार्च 1534 ईस्वी को रानी कर्मावती ने जौहर कर लिया अपनी शान के लिए, अपने आत्मसमर्पण नहीं किया दूसरे के सामने। क्योंकि पहले दोस्तों एक बात होती थी, जो भी युद्ध में जीत जाता था तो वो दुर्ग जिसमें राजा रहता था, उसकी प्रजा, उसकी पत्नी, उसकी माँ, बहन सब उसी की हो जाती थी जो युद्ध जीत जाता था। इसलिए युद्ध में हार दिख रही थी रानी कर्मावती को, और हार हुई तो उसने अपने आत्मसमर्पण के लिए, आत्मसमर्पण नहीं किया उसने, अपनी आत्मरक्षा के लिए उसने अन्य रानियों के साथ क्या कर लिया, जौहर कर लिया। और यही चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा हुआ। रानी कर्मावती मेवाड़ की रानी थी, जिसे समय हुमायूं अपने राज्य विस्तार का प्रयत्न कर रहा था, तो गुजरात का शासक बहादुर शाह भी अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ था। बहादुर शाह ने 1533 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया था और उसने राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए हुमायूं के सामने प्रस्ताव रखा कि हम परसपरसंधि करके समान शत्रु बहादुर शाह का मिलकर सामना करें। राजस्थान के मेवाड़ की रानी कर्मावती को कौन नहीं जानता। एक और जहां मुगल सम्राट हुमायूं अपने राज्य का विस्तार करने में लगा था, तो दूसरी ओर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1533 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया था। रानी कर्मावती चित्तौड़गढ़ के राजा मतलब सांगा की विधवा थी। रानी के 2 पुत्र थे, उदय सिंह और राणा विक्रमादित्य। ऐसे में महारानी कर्मावती ने राजपूतों और मुस्लिमों के संघर्ष के बीच हुमायूं के सामने प्रस्ताव रखा कि हम परसपरसंधि करके अपने समान शत्रु बहादुर शाह का मिलकर सामना करें। ऐसा प्रस्ताव रखा गया था रानी कर्मावती के। मुगल सम्राट हुमायूं ने रानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि हुमायूं किसी को भी नहीं बख्शता था, सभी के साथ लड़ाइयाँ कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसके दिल में रानी कर्मावती का प्यार अच्छे से उतर गया और उसने रानी का साथ दिया। हुमायूं को रानी ने अपना धर्म भाई बनाया था, इसलिए हुमायूं ने भी राखी की लाज रखते हुए उनके राज्य की रक्षा की थी। दोस्तों, मुगल सम्राट हुमायूं और राजपूत रानी कर्मावती की ये कहानी शुद्ध भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। राखी सिर्फ धागा नहीं है, बल्कि भाई और बहन के बीच भावनात्मक जुड़ाव भी है। मध्यकालीन युग में राजपूत व मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कर्मावती चित्तौड़गढ़ के राजा की विधवा थी। उस दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और अपनी प्रजा की सुरक्षा का कोई रास्ता न निकलता देख रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं इस हिंदू परंपरा को अच्छे से जानता था, इसलिए उसे रानी कर्मावती की ये बात छू गई। हालांकि हुमायूं किसी को भी नहीं बख्शता था, लेकिन उसके दिल में रानी कर्मावती का प्यार अच्छे से उतर गया और उसने तुरंत अपने सैनिकों को युद्ध
बंद करने का आदेश दिया और हुमायूं ने रानी कर्मावती को अपनी बहन का दर्जा दिया और उम्र भर रक्षा का वचन दिया। दोस्तों, हुमायूं के आने से पहले रानी कर्मावती अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए बहादुर शाह से युद्ध में उतर जाती है। कुछ टाइम युद्ध चलता है, रानी कर्मावती जौहर करती है, रावत बाघ सिंह जो केसरिया करता है और चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा संपन्न होता है। रानी कर्मावती जो राणा सांगा की विधवा थी और उसने अपनी लाज बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए 8 मार्च 1534 ईस्वी को, कई जगह 1535 भी बोला गया है कि 1535 5 मार्च 1535 में ये शाखा हुआ था। वो तो टाइम पीरियड की बात है, अलग अलग राइटर लिखते हैं। 1535 भी लिखते हैं, कई 1534 भी लिखते हैं, मतलब 1534-35 के आसपास ये शाखा हुआ था। रानी कर्मावती ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर किया। उसके बाद जब जौहर कंप्लीट हो जाता है तो हुमायूं अपनी बहन की रक्षा करने के लिए, अपनी राखी का फर्ज निभाने के लिए 1536 ईस्वी के अंदर मेवाड़ आता है और मेवाड़ आने के बाद बहादुर शाह की सेना और हुमायूं की सेना के बीच में युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं जो है बहादुर शाह को मेवाड़ से भगा देता है। उसके बाद हुमायूं बूंदी गए हुए उद्देश्य और विक्रमादित्य को लाते हैं और एक पुण्य विक्रमादित्य को शासक बना दिया जाता है 1536 में। उसके बाद दोस्तों आपको पता है दासीपुत्र बनवीर जो है वो विक्रमादित्य की हत्या कर देता है 4 साल तक। उसके बाद 1536 से 1540 के बीच बनवीर जो है वो मेवाड़ का क्या बनता है, शासक बनता है। दासीपुत्र के हाथ में मेवाड़ की बागडोर आती है। उसके बाद फिर जो बनवीर की आगे की जो रणनीति थी उसमें कुछ सरदारों का जो शासक थे आसपास के, उनको भनक लगी, पन्ना धाय ने उद्देश्य को बचाया और उसके बाद उद्देश्य मेवाड़ का शासक बन जाता है। ये तो इतिहास की बात है, लेकिन दोस्तों हम अपनी स्टोरी को यहीं सिमटते हैं क्योंकि हमारा जो आज का मकसद था, वीडियो था, वो ये था रानी कर्मावती को लेकर। तो इस प्रकार भारत के इतिहास के अंदर रानी कर्मावती ने अपनी बहादुरी के साथ अपनी मान मर्यादा को बचाने के लिए जौहर किया और इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपनी बातें जो है वो लाने में सक्षम रही। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।